कैसे हैं दोस्तों। तो आज के जो करंट अफेयर में आपके लिए जो मुझे खास लगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और काफ़ी कुछ खास आज करंट अफेयर भी नहीं है, समसामयिकी भी नहीं है। ये ऐसी सामान्य करंट अफेयर है, समसामयिकी है, जो कि एक आप पहले से भी जानते हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी आपको है। तो चलिए शुरू करते। देखिए, पहला जो हमारा करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो क्या है कि लिंगराज मंदिर को लेकर है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि इंक्वायरी किया है, क्योंकि लिंगराज टेम्पल के यानी मंदिर के अगल बगल जो है अवैध जो है विध्वंस हुआ है, इलीगल डिमोलिशन। अब ये समझिए, देखिए अब समस्या क्या है। देखिए, हाल ही में एक परेशानी हुई है। हाल ही में क्या हुआ है, पहले आप देख लीजिए बढ़िया से पिक्चर, है ना। तो हाल ही में एक समस्या आई है, वो समस्या क्या है समझिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे जो है एएसआई ने यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 12वीं सदी की लिंगराज मंदिर के आसपास भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण, है ना, यानी भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा कुछ तोड़फोड़ किया गया है। तो इसके लिए उन्होंने जांच करने की मांग की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि ये सारा अधिकार तो अगर आप किसी भी एक हिस्टोरिकल प्लेस का या फिर कोई भी जो है एक जो है हम बोल सकते हैं मॉन्यूमेंट्स के अगल बगल आप छेड़खानी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, खुदाई करते हैं, तो आपको एएसआई का जो है आपको इजाज़त लेना ही पड़ता है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। आप नहीं लेंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो वही उन्होंने किया है कि भाई आप इसकी रिपोर्ट दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था। अच्छा सुनिए, इससे संबंधी जो न्यूज़ है वो पहले जान लीजिए। देखिए, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अनुसार लिंगराज मंदिर का वह लिंगराज मंदिर का संरक्षण है, यानी ये भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है उसके एक रिपोर्ट के अनुसार वो एक संरक्षण है। यह ध्यान दीजिएगा। और यह मंदिर काफ़ी प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, अब आपने साथ पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट बोला जाता है। इंग्लिश में इसे AMASR एक्ट बोला जाता है ना। तो अभी क्या है कि इसके तहत संरक्षित है, यानी इसको आपको कुछ भी करने से पहले आपको मतलब ये पूरा अंडर कंट्रोल आ गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर। इनके इजाज़त के बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन ये ज़्यादा काबिल बनकर ये भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण वालों ने वहाँ पे तोड़फोड़ कर दी। अब सुनिए, यहाँ पे मंदिर के आसपास जो तोड़फोड़ हुआ है, जो खुदाई हुआ है, इसको करने से पहले स्थानीय जो नगर पालिका है, वहाँ के जो लोकल नगर पालिका है उस शहर की, उनके अधिकारी द्वारा अनुमति भी नहीं ली गई, है ना। जो डीएम वगैरह होते हैं, जो एसपी वगैरह, वो अपने आप सारा इन लोग कर दिया। अब सुनिए, अब ये जो एक्ट हम लोगों ने बोला, जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम जो है, इसके अनुसार स्मारक के चारों ओर क्या है, स्मारक के चारों ओर, ये ध्यान दीजिएगा, चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र घोषित निषेध क्षेत्र है। घोषित निषिद्ध क्षेत्र यानी अगल बगल 100 मीटर के जो एरिया है उसके अंदर कोई जो है तोड़फोड़ नहीं कर सकता, कुछ भी इधर उधर ना कर सकता है, ये काबिलाऊ नहीं दिखा सकता है। इसके आगे 200 मीटर की परिधि जो है, जिसमें किसी निर्माण, पुनर्निर्माण और मरम्मत के जो कार्य हैं उसके लिए विनियमित क्षेत्र होती है वो, ये ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, लिंगराज के लिए नहीं, एक हर जितने भी स्मारक है उसके अगल बगल 100 मीटर का क्षेत्र जो है निषिद्ध घोषित होता है। और इस परिधि में किसी भी निर्माण या मरम्मत कार्य के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण या फिर हम बोल सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति लेना अति आवश्यक है। अगर नहीं लिया गया तो फिर आपको जो है अंदर ससुराल भेज देंगे, मतलब आपको आप पे केस चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये समझिए कि लिंगराज टेम्पल के बारे में कुछ आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये ज़्यादा काबिल बन गए बीडीए वाले, तो इन पे अभी केस भी चलेगा। चलिए लिंगराज मंदिर के बारे में देखिए। देखिए, लिंगराज मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, ये फिर से पे जान लीजिए। और ये उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। सोमवंशी जो राजा आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जिनका नाम था ययाति, क्या नाम था, ययाति केसरी, तो उन्होंने इसको बनवाया था। और ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर है, ये जान लीजिए। और इसको जो वास्तुकला है, ये कलिंग शैली का जो है एक उदाहरण है, कलिंग शैली की सबसे अच्छी उदाहरण है। और इस मंदिर के उत्तर में बिंदुसार झील स्थित है। मान लीजिए मंदिर है, इसके उत्तर में बिंदुसार लेक यानी झील स्थित है। हालांकि ऐसा भी माना जाता है मित्रों यहाँ पे कि इस मंदिर का जो प्रारंभिक निर्माण है वो सोमवंशी जो राजा होते थे उनके द्वारा किया गया था। जिसके बाद जो गंग वंश के जो शासक इनको हरा कर जब बाद में आए तो इनको द्वारा अंतिम रूप दिया गया। मैंने गंग वंश के शासकों ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको डेवलप किया, इसको सुधार किया, इसमें जो मंदिर में बाकी चीज़ थी इसको बनाया।
तो इस मंदिर में विष्णु जी के प्रतिमाएं भी हैं, मतलब उनकी मूर्तियां हैं, जिनकी स्थापना 12वीं सदी में संभवतः हम बोल सकते हैं, शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाने वाले कौन थे, गंग शासकों द्वारा की गई थी। ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना कि इस ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था, है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि आपको मेंस में कि नागरा और द्रविड़ शैली क्या होता है। या भी पूछा जा सकता है कि देवला शैली क्या है, सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कलिंग शैली के बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अगला हम लोग करेंट अफेयर देखते हैं। अच्छा, जो अगली न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो न्यूज़ क्या है आप पहले देख लीजिए। आपको ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है। ये न्यूज़ किसको लेकर है? ये आपका है विश्व, जो हम बोल सकते हैं, सॉरी, हिंद महासागर क्षेत्र के जो रक्षा मंत्री हैं, मतलब हिंद महासागर के अगल बगल जितने भी कंट्रीज हैं, तो वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर, उनका एक सम्मेलन हुआ है हाल में। अब ये सम्मेलन क्या है पहले जान लीजिए। शॉर्ट में कंप्लीट करूँगा क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देखिए, बेंगलुरु में आयोजित हो जो हुआ था ये कभी हाल ही में, एरो इंडिया प्रदर्शन। एरो इंडिया प्रदर्शन अभी हाल ही में हुआ। तो उसके दौरान जो भारत द्वारा, यानी इंडिया के द्वारा, हिंद महासागर जो क्षेत्र है, यानी हम जिसे बोलते हैं ना इंडियन ओशियन रीजन, जिसे IOR बोला जाता है ना। तो इसके जो रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की जो मेज़बानी की जाएगी इसकी, ये ध्यान दीजिएगा, भारत करेगा इसका मेज़बानी, भारत इसको होस्ट करेगा। ठीक है। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है, जो इसका जो ऑर्गेनाइज जो होगा, ये IOR यानी इंडियन ओशियन रीजन, जिसे हिंदी में हिंद महासागर क्षेत्र बोलते हैं, उसमें बढ़ती जो चीनी सैन्य प्रभुत्व है, यानी जो चाइना बार बार घुसपैठ करने या फिर जो अपना हक जमाने, अपना जो बोल सकते हैं प्रभाव गलत तरीके से जमाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग हिंद महासागर में, उसकी चीनी सैन्य के प्रभुत्व में वृद्धि की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। इसको लेकर चिंता, उसमें उसको डिस्कस किया जाएगा, सॉल्यूशन वगैरह जो भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसका जो व्यापक विषय क्या है सम्मेलन में, इसमें जो एजेंडा रहेगा, जो डिस्कशन होगा जिस पॉइंट पे, उसका नाम होगा हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में कैसे, या फिर सहयोग में वृद्धि, या फिर उसको कैसे मेंटेन किया जाए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? देखिए, इसका उद्देश्य सामान्य है। हिंद महासागर में क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु एक संस्थागत सहयोगात्मक कार्य वातावरण में संवाद को प्रोत्साहित करना, आने वाले समय में हिंद महासागर में चाइना के द्वारा घुसपैठ न किया जाए, उसको एक पीसफुली मेंटेन करना, किसी भी कंट्री को बिजनेस में कोई रुकावट ना हो, व्यापार में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें कोई रुकावट ना हो, उनकी संप्रभुता पे कोई खर्च प्रॉब्लम ना हो, जो कोई दिक्कत ना हो। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। अगला हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या है, वो चौरी चौरा को लेकर है। सेनेटरी जो सेलिब्रेशन अभी हाल में हुआ है उसको लेकर है। अब ये समझिए ये न्यूज़ क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये समझना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हिस्ट्री में बहुत बार आपने पढ़ा होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। देखिए, जो चौरी चौरा जो शताब्दी समारोह अभी हाल ही में मनाया गया है, कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है। ये देख लीजिए, 4 फरवरी को मनाया गया है। और ये जो है चौरी चौरा जो कांड है उसका 100 साल पूरा हो चुका है, 100 साल, इस वजह से मनाया गया है। और आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा और बहुत सारी बुक में आपने पढ़ा भी होगा बार बार, कि इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने तुरंत बाद असहयोग आंदोलन यानी कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको समाप्त किए जाने की घोषणा की थी। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपको समझना है कि ये चौरी चौरा कांड क्या है। देखिए, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, तो आज के हिसाब से जोड़ लीजिए 100 साल हो गया, है ना। उसको ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। गोरखपुर आपको मालूम है उत्तर प्रदेश का कहाँ है? उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग में सबसे कोना में है। तो जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह जो है पुलिस के साथ भिड़ गया था, क्योंकि पुलिस उस समय तो ब्रिटिशर्स के अंदर था, तो जवाबी कार्रवाई में जो प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, है ना, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए। कब्जेधारी मतलब जितने भी उधर से थे, अपोजिशन में थे, अपोजिट में प्रदर्शनकारियों के। तो इस घटना के कारण 3 नागरिकों को 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, कोई नया चीज़ नहीं है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, है ना। तो ये लिखा हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उनका एक ही नारा था, अहिंसा।
तो उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर, ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को रोक दिया था और चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा। उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बहुत बड़ी सफलता थी, उन्होंने बचा भी लिया था। अच्छा, एक चीज़ और है, इसका परिणाम का क्या हुआ था ये जान लीजिए। परिणाम बहुत ये दयनीय हुआ था। ये हुआ था कि इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी थी और बहुत से लोग, गांधी जी को यह निर्णय उचित नहीं लगा, बहुत सारे लोगों को। तो उस समय जो विशेषकर जो क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने इसका प्रत्यक्ष विरोध किया था कि ये क्या कर रहे हैं, पागलपन जैसा बात। तो 1922 की जो गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके जो दोस्त थे, सहयोगी थे, जैसे कि रामकृष्ण बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया उस समय। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय काफ़ी न्यूज़ में भी छाया हुआ था और आपने बार बार पढ़ा भी, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें क्या है कि आज जो ये मनाया गया 4 तारीख को, इसमें सुबह 10 बजे वंदे मातरम के सामूहिक पाठ में कई छात्रों और कलाकारों ने भी भाग लिया और ये ध्यान दीजिएगा। और इसको उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने के लिए आज मनाया गया इसको। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया था, तो कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा हादसे के शताब्दी समारोह की शुरुआत के अवसर पर समर्पित डाक टिकट का भी विमोचन किया। समर्पित क्या किया, डाक टिकट का भी उन्होंने विमोचन किया, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा डिटेल आप देख लीजिए, ये सारा वहाँ पे दिया हुआ है। तो यही न्यूज़ था, कोई खास नहीं था। और जहाँ हमने कहा कि डाक टिकट का, तो आप देख सकते हैं पोस्टेज स्टाम्प उन्होंने मार्क किया था, बिगिनिंग ऑफ सैनिटरी सेलिब्रेशन। तो चलिए अगला न्यूज़। अच्छा, जो अगला हमारा न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को लेकर, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में, जो कि 2 फरवरी 2021 को मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। पहले देखिए, समझिए इस बात को। देखिए, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसे वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलते हैं, वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के जो रामसार शहर है, ईरान में कौन सा शहर है, रामसार, ये ध्यान दीजिएगा, ईरान में एक जो है रामसार शहर है, यहाँ देखिए ईरानियन सिटी रामसार, जो कि वहाँ पे आर्द्र भूमियों पर रामसार अभिसमय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जो कि रामसर समझौते पर हस्ताक्षर की जो है 50वीं वर्षगांठ दिवस मनाई जा रही है और मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का जो थीम था वो क्या था, आर्द्र भूमि जल, यानी वेटलैंड वाटर। वेटलैंड वाटर क्या था, वेटलैंड वाटर। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए यहाँ पे थीम का भी नाम लिखा हुआ है ना। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर ये वेटलैंड क्या होता है। देखिए वेटलैंड यहाँ दिया हुआ है, आप ही पहले देख लीजिए। देखिए वेटलैंड उन स्थानों पर को बोला जाता है जिन स्थानों पर जलीय निकाय या स्थल मिलते हैं खास तौर पे। तो हम उन स्थानों पर आर्द्र भूमियाँ देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से उसको महसूस ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो देखिए आर्द्र भूमियों में यानी वेटलैंड्स में जो मैंग्रोव जो होता है और कच्छ भूमि, या फिर आप नदी बोल सकते हैं, झील, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, या फिर पीटलैंड, या फिर अन्य जलीय निकाय, और वन क्षेत्रों में जो दलदली भूमि होती है ना, जो दलदल होता है, जहाँ पे आपने ये जैसे कि सुंदरवन में भी है, तो जो दलदली भूमि हो गया, या फिर धान का खेत, ठीक है, और परवाल भित्तियाँ, ये जितने भी मैंने अभी नाम लिया ना, ये सारा कहाँ है, वेटलैंड में शामिल होता है। क्या चीज़ में शामिल होता है, आर्द्र भूमि में, है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भारत में आर्द्र भूमिया के बारे में हम लोग क्या हम जान सकते हैं। देखिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भारत में कितने रामासार साइट्स के जो है आर्द्र भूमिया हैं। यानी भारत की आर्द्र भूमिया जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जान लीजिए, दिसंबर 2020 तक, यानी अभी 1 डेढ़ महीना हो रहा है, उस दिसंबर 2020 तक भारत में 42 ऐसे जगह थे जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामासार साइट यानी आर्द्र भूमि के रूप में नामित किए जा चुके हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के कितने स्थान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया जा चुका है। तो 42, सिंपल याद रखना है, कितना है, 42 है ना। कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं दिया है। और हाँ, रामासर अभी समय जो है, यानी अगर इसके बारे में आप थोड़ा जानिए रामासर कन्वेंशन के बारे में, तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो वेटलैंड को प्रमोट करता है, यानी आर्द्र भूमि को संरक्षित करता है, उसको प्रोत्साहन के लिए। अब इसका जो कन्वेंशन अभी समय है, ये 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर, ये तो लिखा है डिटेल में आपका,
देखिए कैस्पियन सागर के तट पर जो है, कैस्पियन सागर के तट पर क्या हुआ था, स्थित जो ईरान का शहर रामासार जो है, शहर एक छोटा उस समय था लेकिन अब बड़ा हो गया, वहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, रामासार कन्वेंशन, है ना, यानी रामासार अभिसमय। अच्छा, अगर आप ऑफिशियली बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि है ना, या विशेषकर आप या अगर बात कीजिए तो जल पक्षी जो वास स्थल जहाँ पे जल पक्षियाँ जो रहती हैं, वो जो अभी समय कहा जाता है उसको। अब एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप ग्रह के स्वास्थ्य हेतु यानी अपने प्लैनेट्स के जो हमारा अर्थ है उसके अगर हेल्थ के लिए यानी अच्छी फ्यूचर के लिए अगर हम वेटलैंड के इम्पोर्टेंस को जानें, आर्द्र भूमियों के महत्व को जानें, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारे ग्रह पर लोगों की सेहत यानी उनकी जो स्वास्थ्य है और आर्द्र भूमि की स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। तो विश्व की लगभग 40% जो प्रजातियां आर्द्र भूमियों में निवास करती हैं और इनमें प्रजनन भी करती हैं। तो आर्द्र भूमियाँ जीवन की नर्सरी होती हैं। आपने नर्सरी देखा होगा ना, अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग फूल पौधे और हर प्रकार का पेड़ मिलेगा। तो जीवन की नर्सरी होती है आर्द्र भूमियाँ। लगभग 40% जीव आर्द्र भूमियों में प्रजनन करते हैं। अब आर्द्र भूमि जो है इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वातावरण से प्रदूषकों को साफ करता है, पॉल्यूशन को खत्म करता है। अब ये जो आर्द्र भूमि है इनको जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये 30% भूमि आधारित कार्बन का भंडारण करती है, यानी उसको बचा कर रखती है, उसको एक जगह कलेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आर्द्र भूमि जो है आपदा के जोखिम को कम करती है, जो डिजास्टर होते हैं उसको रिड्यूस करती है, ज़्यादा चांसेस कम करती है कि कोई बहुत बड़ा डिजास्टर या फिर आपदा आएगा। चूँकि ये तूफानों के वेग को अवरुद्ध करती है। अगर मान लो जैसे यहीं पे बंगाल की खाड़ी से तेज़ चलता है, अगर वो सुंदरबन नहीं होता तो पूरा उजड़ जाता। अभी हाल ही में हुआ था ना, उड़ीसा में आया था या बंगाल में भी आया था। तो अगर सुंदरबन की वे वेटलैंड्स नहीं होती तो पूरा उजड़ जाता अगल बगल का एरिया, है ना, वो डिजास्टर से पूरा तरह वो पीड़ित हो जाता। तो वो कहीं ना कहीं वेटलैंड ने उसको संरक्षित किया। चलिए, आज का एक करेंट अफेयर इतना ही। और इसमें एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, आप थोड़ा राम सर अभी समय के बारे में देख लीजिएगा। अच्छा, एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, इस बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में खास तौर से पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। ये ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि रामा सर जो है रिकॉर्ड के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मॉन्ट्रेक्स और जो हमारा रिकॉर्ड है। अच्छा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में भी हल्का फुल्का मैं बताता हूँ। देखो, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची होती है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, मतलब जहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनका। ठीक है, तो यहाँ की पारिस्थिति में चरित्र में परिवर्तन हुए हैं और हो भी रहे हैं। जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाले जो एरियाज है, जहाँ पे जो स्थलों को वहाँ पे नामित किया गया है, यहाँ पे कुछ बदलाव हो रहे हैं। ये हम बोल सकते हैं कि तकनीकी विकास हो रहा है, प्रदूषण और अन्य मानव हस्तक्षेप जो इंटरवेंशन हो रहा है, उनके परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना। क्योंकि मानव, आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा दानव है। वो किसी भी चीज़ को ना खुद से शांत से रहेगा ना दूसरों को रहने देगा। इसलिए मानव को भटकती हुई आत्मा का नाम आप दे सकते हैं, हमेशा भटकते रहता है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल किया गया है ना। अब मैं आपको एक नाम बताता हूँ, इसके बाद ख़त्म करते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड यानी भारत में रामसर आर्द्र भूमि कहाँ कहाँ है। इसके बाद ये करंट अफेयर का टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। देखो, पहले समझो, पहला जो है, जो हम लोग बात अभी करने वाले हैं वो पहले जान लो। देखो, अष्टमुडी है एक, जो कि केरल में है। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। चिलिका झील उड़ीसा में है। डीपोर बिल है असम में। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल में है। हरिके वेटलैंड पंजाब में है। देखो, मैं पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है, आप उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो, धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।